सबसे पहले हमें इस सोच पे भी गौर करना पड़ेगा, क्या चरस ख़राब होती है या क्या शराब ख़राब होती है या कोकीन ख़राब होती है। अगर हम इस पे संजीदगी से गौर कर लें और थोड़ा सा दिफा करें इनका, क्योंकि यहाँ कोई चरस का वकील नहीं है, शराब का वकील नहीं है, कोई कोकेन का वकील नहीं है, तो अगर हम थोड़ा सा संजीदगी से इस पे गौर कर लें तो हमारे बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। क्या चरस ख़राब होती है या शराब ख़राब होती है? आपकी बात में कुछ मुझे नज़र आई है, साइंटिफिक झलक नज़र आई है कि क्या आपने बोला सिस्टम ख़राब है, सिस्टम आउट ऑफ ऑर्डर है, सिस्टम आउट ऑफ ऑर्डर है। इसका कैसे पता चले कि सिस्टम आउट ऑफ ऑर्डर है? आपको कैसे पता चलता है कि आपका जो खाने पीने का सिस्टम है, निज़ाम इन्हज़ाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो ख़राब है? कोई निशानियां बताएं जिससे पता चले कि आपके खाने पीने का निज़ाम ख़राब है। आप कहते मैं नहीं खाता, अभी मेरा नहीं खा, डॉक्टर कहता है आप ना खाएं, कुछ देर ना खाएं, जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होता आप ना खाएं। पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग होना, लूज़ मोशन होना, पेट में दर्द होना, तो समझ लगती है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब है। तो जो नशे का सिस्टम है हमारे जिस्म में, नशे के सिस्टम के ख़राब होने की क्या निशानी है? मेरा एक दोस्त है जो कि डॉक्टर है और बहुत ब्रिलियंट डॉक्टर है, और वो शराब पीता है, वो यूज़र है, लेकिन उसके अब्बा और दादा जो थे वो यूज़र नहीं थे, वो अल्कोहलिक थे। और मैं उसको कहता हूँ कि भाई तुम्हारे अब्बा और बड़े अब्बा, वो अपने दादा को बड़े अब्बा कहते थे, वो अल्कोहलिक थे बड़े डाढ़े, तो तुम डेंजर जोन में हो, खुदा का खौफ करो, जाने दो, ना करो ये। वो कहते नहीं डॉक्टर साहब आप फ़िक्र ना किया करें, मैंने बहुत गहरी नज़र रखी हुई है, मैंने अपने शराब नोशी पे बहुत गहरी नज़र रखी हुई है, जो ही कोई गड़बड़ होगी मैं पहचान लूँगा और शराब पीनी छोड़ दूँगा, मैंने बहुत गहरी नज़र रखी हुई है। मैंने कहा कि आपने मसलन कैसे गहरी नज़र रखी हुई है? कहते जब भी मुझे कोई झलक नज़र आएगी शराबीपन की अपने अंदर तो मैं छोड़ दूँगा। तो मैंने कहा कि आप किस किस्म की झलक की तवक्को रख रहे हैं कि जो आपको नज़र आएगी, कोई झलक आपको नज़र आएगी तो आप छोड़ देंगे? वो झलक क्या होगी, ज़रा वो झलक हमें भी दिखा दें। और दूसरा सवाल मैंने उनसे ये किया कि और लोगों को ऐसी कोई झलक आपके अब्बा को और दादा को क्यों नज़र ना आई, और आपको झलक इसलिए नज़र आ जाएगी कि आप डॉक्टर हैं, या आपको झलक इसलिए नज़र आएगी कि आपकी नज़र ज़्यादा तेज़ है, वैसे आपको तो ऐनक लगी हुई है? तो वो बताने लगे कि अगर मेरी ज़िंदगी ख़राब होनी शुरू होगी तो मुझे ये झलक नज़र आ जाएगी, अगर मेरे लोगों से झगड़े होने शुरू हुए, अगर मेरे एक्सीडेंट होने शुरू हुए तो मुझे समझूंगा कि ये झलक नज़र आ गई है। तो मैंने कहा कि और लोगों के भी एक्सीडेंट होते हैं, वो कहते हैं ये दूसरों का कसूर है, और लोगों के भी ताल्लुकात ख़राब होते हैं, कहते हैं ये दूसरों का कसूर है। तो आपको इम्कान है कि झलक नज़र नहीं आएगी। कहते हैं इसकी क्या वजह हो सकती है कि झलक नज़र ना आए मुझे? इसकी ये वजह हो सकती है कि जो आप शराब पीते पीते जब अल्कोहलिक हो जाएंगे तो शराब आपके जिस्म में जाके जहरीले मादों में बदल जाएगी, और वो जहरीले मादे आपकी मत मार देंगे और आपको ये पता नहीं चलेगा। आपके करीब से आपके रिश्तेदार गुजरेंगे, आप उनको पहचानेंगे नहीं, और आपको याद नहीं रहेगा कि कल रात आप कहाँ थे। आपकी मेमोरी पे बुरा असर होगा। आपका दिमाग जिसने आपको बताना है कि झलक आ गई है, तो वो दिमाग ही जब मुतासर हो जाएगा जहरीले मादों के ज़ेरे असर, तो आपको झलक नज़र नहीं आएगी। और सेम इज़ ट्रू के चरस वालों को भी झलक नज़र नहीं आती। कल ही आप फैमिली को काउंसल कर रही थी
तो वो कह रहा था कि मेरा तो कोई नुकसान नहीं होता। मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसकी अम्मा को मैंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसका कोई नुकसान नहीं हो रहा, इसका कोई नुकसान नज़र आए तो ये छोड़े। ये 20 साल का नौजवान है जो लॉ पढ़ रहा है और एक अमीर बाप का बेटा है। मुझे चरस पीने से कोई नुकसान नहीं हो रहा। मैंने कहा वाकई इसका कोई नुकसान नहीं हो रहा। मैंने कहा कि आपकी पॉकेट मनी क्या है? उसने कहा 10,000 रुपये रोज़ाना। मैंने कहा जब आप ग्रेजुएट होके तो किसी जॉब पे लगेंगे तो तनख्वाह कितनी होगी? तो उसकी माँ ने कहा 35-40 हज़ार महाना। मैंने उसकी माँ से पूछा कि इसके कमरे में सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा एसी लगा हुआ है? जगह लगा हुआ है। मैंने कहा कोई गाड़ी भी, कोई सुजुकी, कोई मार्क 1, कोई आपने कोई लेके दी होगी करोला? वो कहते हैं नहीं, मर्सिडीज़ है इसके पास। वो मर्सिडीज़ चलाता है और वो ब्रांडेड कपड़े पहनता है और वो सिर्फ बर्गर खाता है। तो मैंने कहा कि आप ठीक कह रही हैं, आपका कोई नुकसान नहीं है, यू कैन कंटिन्यू विद योर चरस। ये मैंने कहा कि यू कैन कंटिन्यू। माँ के लिए डॉक्टर साहब बड़ी मुश्किल से आप तक आए हैं, मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं और मैं इतनी दूर से चल के 300 किलोमीटर से चल के आपके पास मशवरा करने आई हूँ, मेरी आखिरी उम्मीद है आप। मैं तो इतनी दूर से आई हूँ तो आपने तो उसको लाइसेंस ही दे दिया। मैं कहा ये पहला लाइसेंस है जो मैंने दिया है, ये पहला लाइसेंस है जो मैंने दिया है। और अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा चरस छोड़ दे तो इसको फील कराएं कि चरस से नुकसान होता है। मैंने कहा ये आपसे बदतमीज़ी भी करता है, आपसे बुरा सलूक भी करता है, शीशे तोड़ता है और बहुत करता है, और आप इसकी तरफ अपनी मेहरबानियों के दरिया चलाए रखते हैं। तो मैंने कहा कि इसको क्या नुकसान हुआ चरस पीने का? इसको क्या मुमकिन नुकसान है? ये चरस को पसंद करता है, चरस इसको कोई मतलूबा फीलिंग देती है, लेकिन चंद घंटों बाद ये चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर ये आपकी बेइज्जती करता है। कहते हैं डॉक्टर साहब मैं नहीं इनकी बेइज्जती करता, ये मेरी बेइज्जती करते हैं। मैंने कहा दोनों ही एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं। लेकिन जाते जाते एक नुक्ता मैंने वालदा को बताया कि जिस दिन आप मियाँ बीवी मिल के ऐसी कोशिशें करेंगे कि इसको पता चल जाए कि चरस पीना मेरे लिए नुकसानदेह है, तो उस दिन ये चरस के बारे में सोचना शुरू कर देगा कि मैं छोड़ दूँ। तो उन्होंने मेरी बात मान ली। उन्होंने कहा कि जी आप जो हमें इक़दामात कहेंगे, हमें अपने बच्चा बचाना है तो जो आप इक़दामात कहेंगे हम ज़रूर करेंगे। हम इस्लामाबाद विलिंग वेज़ में जाएंगे और वहाँ से जो हदायत आपके ज़रिए हम तक पहुँचेंगी हम उन हदायत पे अमल करेंगे। तो सवाल ये है कि चरस ख़राब नहीं होती, चरस या तो नुकसानदेह होती है या ये नुकसानदेह नहीं होती किसी के लिए। शराब या तो किसी के लिए नुकसानदेह होती है या नुकसानदेह नहीं होती। ठीक है, कोई चीज़ नफ़ा बख्श होती है, कोई चीज़ नुकसानदेह होती है, और ये बात का हमें खुद से पता चलना चाहिए, अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि आया ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह है या मेरे लिए नफ़ा बख्श है। और दूसरे लोग मदद कर सकते हैं किसी की ये एहसास दिलाने में कि आया तुम जो काम कर रहे हो वो नुकसानदेह है या नफ़ा बख्श है। अभी पूछ लेते हैं कि जो आप काम कर रहे थे ये नफ़ा बख्श आपके लिए है कि नुकसानदेह? कैसे नुकसानदेह? लेकिन कैसे नुकसानदेह, मुझे आप बताएंगे कि कैसे नुकसानदेह कैसे? क्या अनमैनेजेबल थी? अच्छी भली तो मैनेजेबल थी, अच्छी भली तो मैनेजेबल थी। मुझे बताइए कि क्या अनमैनेजेबल? क्या आपके पास पैसे नहीं होते थे? क्या आपको पिछली दफ़ा इलाज के बाद कारोबार नहीं करा के दिया गया? क्या आपको हर चीज़ जो चाहिए होती है एक नौजवान को, 20-25 साल के नौजवान को, वो हर चीज़ आपको मैसर नहीं थी? तो नुकसान कितने सी? तुहानू नुकसान कितने सी? नहीं नुकसान कितने सी? ड्रग से तुसी कर रहे सो तो मज़ा आ रहा सी और पैसे आपके पास थे जिससे आप ढेर सारी ख़रीद भी लेते थे। तो मुझे बताइए आपका नुकसान कहाँ था? ड्रग रिलेटेड नुकसान आपको क्या हुआ? देखिए मैंने चाय छोड़ी 1.25 साल पहले, तो मुझे उससे नफ़ा ये हो रहा था कि सुबह उठ के चाय पीने से मेरा मूड अच्छा हो जाता था और मैं एक्टिव होकर काम करने लगता था।
फिर मैं दोपहर को चाय पीता था तो मेरी थकावट दूर हो जाती थी, मैं और काम करता था। फिर शाम को मैं चाय पीता था। उसके बाद नुकसान का दौर शुरू हो जाता था कि मुझे नींद नहीं आती थी और मैं अपना टाइम टॉक शोज़ के अंदर खर्च करता था। पहले 8 बजे वाला टॉक शो देखना, फिर 10 बजे वाला देखना, फिर 8 बजे वाला दोबारा 2 बजे देखना, फिर 3 बजे देखना, तो 3 बजे जाके तो सोना। हो सकता है, मैं तो यही बता रहा हूँ कि आखिर में जब मैंने चाय छोड़ी है तो उस वक्त मैं 2 कप पी रहा था। लेकिन जो मैंने नुकसानात फिगर आउट किए वो ये थे कि मैं जल्दी नहीं सो सकता था और मैं रात 8 बजे से लेके आगे रात 3 बजे तक कोई काम भी नहीं कर सकता था, क्योंकि काम कर कर के तो मैं दिन में थक चुका होता था। तो अब मैं सिर्फ उस टाइम को जाग के गुजारना चाहता था, जिसका मतलब ये है कि मैं टीवी देखूंगा या मैं वैसे ही टेलीफोन पे किसी से बात करूंगा या कोई और काम करूंगा, और चाहे मुझे इतना ओवर कॉन्फिडेंस देगी कि मैं हर एक को कहूँगा कि आप गलत हैं, मैं सही हूँ। ये फिर रात 3 बजे सोना तो सुबह 11-12 बजे तक सो के उठना, जिसका मतलब है कि सुबह 12 बजे से पहले लोग मुझसे रब्ता नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये है कि मैं तैयार होके तो जब काम मैं शुरू करता था तो आधा दिन वैसे ही गुजर चुका होता था। मसला तो यह है कि उस वक्त तो सुबह उठते थे तो सुस्ती होती थी, सुस्ती दूर करते करते फिर 1-1.5-2 घंटे, फिर चाय कॉफ़ी, फिर फलाना, फिर धमकाना। तो मैंने कहा कि ये नुकसान का सौदा है, मैं छोड़ दूँ। और ख़ास तौर पर मैं यूके में गया हुआ था और उन दिनों तो मैं काम भी कोई नहीं कर रहा था, एक तरह से मैं छुट्टियों पे था, मिल्टन कीन्स में था। और एक दिन सुबह 10 बजे उठ के तो मैंने चाय पी, तो साथ ही मैं सोच रहा था कि ये क्या काम है जो मैं लगा हुआ हूँ। और मैंने फ़ैसला किया जो कि पीछे मेरे ज़हन में चलता आ रहा था कि ये नुकसान का काम है। तो मैंने कहा कि आज के बाद मैं चाय नहीं पीऊँगा। और फिर मुझे मुश्किलात हुई और ख़ासी बड़ी मुश्किलात हुई। सुबह उठ के अपने आप को काम पर आमादा करना मुश्किल था। विल पावर नहीं थी, क्योंकि मैं इस चीज़ का प्रोफेशनल भी तो हूँ, तो मुझे पता था कि अब क्या करना है। मैंने पहले ही सीख रखा है इतने सालों से कि जब आदत बदलनी हो या जब नशा छोड़ना हो तो आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं। तो मुझे पता था कि ये मुश्किलात मुझे पेश आएंगी। और मार्च में जाके तकरीबन आप समझें कि 4-5 महीने बाद मैं काफ़ी काम की तरफ मेरा रुझान कम हो गया, हंसना बोलना कम हो गया। लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि क्या बात है, आप पहले की तरह खिलखिला के हंसते नहीं हैं। आपको टेलीफ़ोन करें तो आप बहुत संजीदा सी हेलो और ज़रूरी बात करना चाहते हैं, कोई हंस के बात नहीं करना चाहते। तो मुझे समझ आ गई कि ये पीरियड भी गुजर जाएगा, पर मैंने सोच लिया कि अगर ये मैं ऐसे भी रहूँगा मैंने फिर भी चाय नहीं पीनी। मुझे बड़े लोगों ने कहा कि चाय ज़िद छोड़ दे, चाय का क्या है, पी ले, आप हंसते खेलते अच्छे लगते हैं। मैंने कहा जी एनजी गुजारा करो, हंसते खेलते नहीं। तो 1-2 और महीने गुजरे तो मैं ठीक होना शुरू हो गया। मुझे लगा कि कोई चाय ज़रूरी चीज़ नहीं है। रात को जल्दी नींद आने लगी, सुबह जल्दी उठने लगा। थोड़ा एक्सरसाइज प्रोग्राम आपका अपना और किक स्टार्ट किया। लास्ट रमज़ान में हमने मेजर एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू किया। ये सारी कहानी जो मैं सुना रहा हूँ, मैं नफ़े नुकसान की कहानी सुना रहा हूँ। मैं चाय के नफ़े नुकसान की बात कर सकता हूँ। मैं नफ़ा नुकसान के से आगाह हो गया। जब मैं नफ़ा नुकसान का मुझे पता चल गया तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया कि ये नफ़ा है, ये नुकसान है, और नफ़ा कम और नुकसान ज़्यादा है। अभी महीना पहले भी एक दिन मैंने बात की थी कि टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं चाय की, तो बड़ा दिल करता है। और फिर मैं अपने आप को कहता हूँ कि तुमने छोड़ी क्यों थी, और फिर मुझे वो असल वजह याद आ जाती है और वो फ़ायदे याद आते हैं जो चाय छोड़ने के फ़ायदे। आज मैं एडवर्टाइजमेंट देख रहा था टीवी पे, तो मुझे बेमानी सी एडवर्टाइजमेंट लगी। मैं एडवर्टाइजमेंट बड़े शौक़ से देखता हूँ क्योंकि ये मेरा एक स्पेशल सब्जेक्ट है। इसमें कई लोग ऐसे ही इत्तफ़ाक़न मेरे साथ कंसल्टेशन में भी आते हैं। जो लोग एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं तो वो अपनी एडवर्टाइजमेंट की कंसल्टेशन लेने भी आते हैं कभी कभी। अगरचे मैं इज्तनाब करता हूँ, अपने काम में बिज़ी रहना चाहता हूँ। आजकल भी एक एडवर्टाइजमेंट की कंपनी है जो मेरे साथ कंसल्टेशन में है कि वो एक एडवर्टाइजमेंट चलाए जा रहे हैं और वो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं उनको हो रहा,
और वो और ज़्यादा चलाए जा रहे हैं, उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और बिलाखिर वो मुझे पूछते हैं कि वाई इट डजेंट वर्क। वो टीवी की एडवर्टाइजमेंट है ये फेयर एंड लवली की, जिसका नाम उन्होंने बदल के ग्लो एंड लवली रख दिया है और जिसकी एडवर्टाइजमेंट उन्होंने बदल दी है, जिसमें वो बहुत ही मशहूर एडवर्टाइजमेंट आजकल हर 5 मिनट के बाद टीवी पे लगती है, मिट्टी के 100 रंग हैं, और उसमें वो ऐसी ख़वातीन को दिखाते हैं कि जो किसी न किसी मैदान में स्ट्रगल करके नाम पैदा करती हैं, और ज़्यादातर ख़वातीन के चेहरे से खुशी ज़ाहिर नहीं हो रही उस एडवर्टाइजमेंट में। ज़्यादातर ख़वातीन मुसीबत ज़दा नज़र आ रही हैं, और असल में वो जो फेयर एंड लवली थी वो रंग गोरा करने की क्रीम थी। और बहुत सारे लोग हैं जिनको रंग गोरा करने का शौक़ होता है, और वो ज़्यादातर अचीवर किस्म की ख़वातीन नहीं होती। जो अचीवर किस्म की ख़वातीन होती हैं वो रंग गोरा ना भी हो तो गुजारा कर लेती हैं, लेकिन जो अचीवर नहीं होती हैं उनको उनका रंग गोरा करने को दिल करता है। एक कंपनी है जो बहुत सारे सालों से रंग गोरा करने की क्रीम बेच रही है, और उसमें वो मॉडल के तौर पर फ़िल्मी अदाकारों को, जो ख़वातीन हैं जैसे एक्ट्रेसेस हैं खूबसूरत जिनके रंग गोरे हैं, उनको वो लिया करते थे और वो उनकी धड़ाधड़ बिकती थी, ख़ास तौर पर शेखुपुरे में और नारोवाल में, और इधर उधर उनकी बहुत ज़्यादा क्रीम बिकती थी। अब उन्होंने किसी इंटरनेशनल प्रेशर के तहत उन्होंने कहा कि कलर बायसेस को दुनिया में हम ख़त्म कर रहे हैं, आप क्या रंग गोरा करने की क्रीम बेच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम वही क्रीम जो है नए रंग से बेच लेते हैं, और वो क्रीम उन्होंने नए नाम से, जिसमें ग्लो का लफ्ज़ है, और जो ख़वातीन दिखाई वो कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही जो कि उस एड में दिखाई, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगलर हैं, उन्होंने ठोकरें खाई, उन्होंने धक्के खाए, उन्होंने कामयाबियां हासिल की, लेकिन उसमें उनकी स्किन ग्लो नहीं कर रही, ना वो खुश नज़र आ रही हैं, और वो इतना अच्छा सॉन्ग जो कि जिंगल है वो भी बहुत उनको सहारा नहीं दे सका। तो लोग देख के सिर्फ ये सोचते हैं कि ये अब रंग गोरा करने वाली नहीं रही, क्रीम वही है, लेकिन उनका ख्याल है कि ये अब रंग गोरा करने का दावा नहीं है, तो उनको बोले हमें ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। और अल्टीमेटली मेरे से जब उन्होंने इस पे बात की तो मैंने कहा कि देखिए बात ये है कि आप बहुत सालों के साथ रंग गोरा करने की बात करते रहे, और अब आपने सडनली ये दावा छोड़ दिया है, और आपकी क्रीम वाहिद क्रीम थी कि जिसमें कम अज़ कम मुज़रे सेहत अज्जा नहीं थे, रंग गोरा पता नहीं करती थी कि नहीं करती थी, लेकिन कम अज़ कम उसमें मरकरी जैसे अज्जा नहीं थे जो कि मार्केट में दीगर रंग गोरा करने वाली क्रीमों में होते। तो आप सिंपली ये कर सकते थे कि अपनी जो पिछली प्रोडक्ट है उसको आप विड्रॉ कर लेते, आप अपनी प्रोडक्ट को विड्रॉ कर लेते कि ये प्रोडक्ट हमने विड्रॉ कर दिया है, और फिर एक नई प्रोडक्ट आप करते जिसमें आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते और उसका रंग गोरा करने से कोई ताल्लुक़ ना होता, उसका कुछ और मकसद होता, तो वो शायद चल जाती। लेकिन ये आप जितना भी हैमर करेंगे उतना ही ये नहीं बिकेगी। कहते अच्छा पुरानी एडवर्टीज़मेंट कोई चला के देखें, मैंने कहा फिर बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि अब आप जो नया दावा कर रहे हैं उसमें पुरानी एडवर्टीज़मेंट, कहते नहीं पुरानी एडवर्टीज़मेंट हम चलाएंगे लेकिन उसमें भी रंग गोरा करने की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम उसमें एक्ट्रेसेस दिखा देंगे, गोरे रंग वाली ख़वातीन दिखा देंगे। तो मैंने कहा कि वैसे बेसिकली इस बात में बुराई क्या है कि अगर कोई ख़ातून अपना रंग गोरा करना चाहती है तो इसमें एतराज़ की बात क्या है। कोई ख़ातून अगर अपना रंग काला करना चाहे तब भी किसी में एतराज़ की गुंजाइश नहीं है, रंग को टैन करना चाहे तब भी गुंजाइश नहीं है। तो आप अगर बेचना चाहते हैं और अगर आपका ख्याल है कि रंग गोरा करने वाली क्रीम से उनका रंग गोरा हो जाएगा तो बेचिए, इस चक्कर में ना पड़िए, कानूनी तौर पर आपको कोई नहीं रोकता। तो मैंने कहा वैसे रंग तो गोरा करती है ना आपकी क्रीम, कहते कोई नहीं। मैंने कहा फिर रहने दो, मैंने कहा फिर रहने दो, फिर ये विन विन नहीं है। मैंने कहा एवं ही ख़वातीन को आपने इस तरफ लगाया हुआ है तो आप इसको लपेट दें मामले को।
कहते हैं तो कोई मशवरा ना होया, मशवरा कोई दो। मैंने कहा अच्छा फिर सोच के देते हैं। अब मुझे बताइए कि ये जो ज़िंदगी के हालात हैं कि आप यहाँ बैठे हैं अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, और आपको समझ में आ रही है बातें कि कम से कम आपके दिलों में ये कोंपल फूट रही है कि अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे तो ज़िंदगी हमारी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आपको रोज़ाना लोग नज़र आते हैं जो घर जाके फिर आते हैं और उनकी ज़िंदगी पहले की निस्बत बेहतर है। चलिए पूछ लेते हैं कि पहले की निस्बत आपकी ज़िंदगी पहले की निस्बत क्या बेहतर है, मुझे बताएं क्या बेहतर क्या? बीवी से, माँ बाप से, भाइयों से, वो अब हर रोज़ आपके साथ जो सुबह शाम एक क्लैश होता था, जो आप छुपते फिरते थे कि सामना आमना ना हो अब्बा के साथ, फैमिली टाइम ज़्यादा। प्रोजेक्टेड स्कोर क्या है कि आफ्टर 1 ईयर इसी तरह आप ग्रूमिंग में रहें, इसी तरीके से आप ज़िंदगी गुजारती थी, तो प्रोजेक्टेड स्कोर क्या है? देखिए ना, वरना तो हमारे जो मरीज़ हैं जब वो अभी यहाँ हमारे पास आते हैं तो उनका प्रोजेक्टेड स्कोर पाकिस्तान की टीम की तरह हमेशा 3 आउट होता है। 3 आउट थे 131 थे सारी टीम आउट। मतलब ये प्रोजेक्टेड स्कोर है कोई जो कि हमारा चलता रहता? आपको लगता है कि 3 आउट वाला हाल था या क्या था? 40 थे 5 तो 72 थे 9। मतलब ये कोई प्रोजेक्टेड स्कोर है? ठीक, ये तो कोई प्रोजेक्टेड स्कोर नहीं है ना। ਇਹਦੇ तो ही नफ़ा नुकसान का पता लगता है। इसी से पता चलता है नफ़ा नुकसान का कि आप कुछ ना कुछ तो सोचते हैं कि अच्छा अभी मेरा ये हाल है तो 6 महीने बाद, साल बाद ये जो मैं शराब पी रहा हूँ, ये जो मैं चरस पी रहा हूँ और ये जो मैं ड्रग्स कर रहा हूँ, तो ये आगे क्या होने वाला है? आपको समझ आई बात के प्रोजेक्टेड स्कोर क्या होता है? प्रोजेक्टेड स्कोर, और वो दोनों सूरतों में है कि अगर आप जाके काउंसलिंग में हैं, आप सीख रहे हैं, आप ग्रूमिंग में हैं। देखिए ये उसी तरीके से बात है कि कोई बंदा यूनिवर्सिटी में है, पहला साल है यूनिवर्सिटी में, और हम कहते हैं कि जी कैसे नंबर आए आपके? उसने कहा जी मेरे 85% नंबर आए हैं। अगर अच्छा आप पढ़ते हैं, कैफेटेरिया तो नहीं जाते? वो कहते हैं हाँ मैं पढ़ता हूँ। हम कहते हैं कि प्रोजेक्टेड स्कोर क्या है आफ्टर 4 ईयर्स? तो वो क्या कहेगा कि प्रोजेक्टेड स्कोर ये है कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा और मेरे जो नंबर हैं वो 3.95 मेरा जीपीए होगा। ये प्रोजेक्टेड स्कोर होता है। और अगर कोई बंदा यूनिवर्सिटी जाए और साल के बाद वो एक गैप ईयर ले ले, तो अब आप उससे पूछिए कि भाईजान आपका प्रोजेक्टेड स्कोर क्या है? ये गैप ईयर इज़्ज़तमंदाना नाम है ना पढ़ने का। पता है गैप ईयर क्या होता है? ये बड़ा आबरूमंदाना सा नाम है, बड़ी इज्जत होती है इसमें। मतलब ये जो नकम्मे स्टूडेंट होते हैं वो यूनिवर्सिटी से भागते हैं, जो उम्दा स्टूडेंट होते हैं वो गैप ईयर लेते हैं, सेमेस्टर फ्रीज करा लेना। ये जो अगर कोई यूनिवर्सिटी से पहले साल में ही सेमेस्टर फ्रीज करा लेता है तो अब प्रोजेक्टेड स्कोर क्या है? और अगर वो गैप ईयर ले लेता है, अब मुझे बताइए कि जो बब्बर शेर पहले अपना काम बार वक्त नहीं कर सका, अब वो कैसे करेगा? मसला तो ये है कि पहले उसको किसने रोका था पढ़ने लिखने से? किसने रोका था कि अब वो गैप ईयर लेके तो कोई पढ़ेगा और फिर वो हिम्मत करेगा और फिर वो ये करेगा? जो प्रोजेक्टेड स्कोर होता है वो करंट कंडीशन के मुताबिक होता है कि 3 आउट ने तो हुन अगे तुसी आप ही हिसाब ला लो। मेडिकल कॉलेज में किसी की सप्ली आ जाए तो उसके साथ कोई हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, उसके साथ कैफेटेरिया में बैठ के चाय पीना पसंद नहीं करते, कहते जा तू पढ़। उन्होंने माँ प्यो बन जाते ने उहदे जी। कुछ भी हो मेडिकल कॉलेज में जो बंदा भी सप्ली लेता है उन्होंने कोई मुँह नहीं लाता, किसी बहाने मुँह नहीं लाता। देखिए वो गैप ईयर नहीं है, वो सिक लीव है। वो गैप ईयर नहीं है, वो सिक लीव है। सिक लीव वाला जो है वो तो तड़पता रहता है कि मैं
इम्तिहान देने जाना चाहता हूँ, चाहे मेरा 104 बुखार है, मैं इम्तिहान देने जाना चाहता हूँ, उसको तो ये हमेशा आप कहते हैं कि उसको तो बहुत बड़ा लॉस लग रहा होता है। लेकिन बात यह है कि प्रोजेक्टेड स्कोर भी कोई चीज़ होती है जिसे आप समझते हैं, या कि करंट लॉस कोई चीज़ होती है जिसे आप समझते हैं। जैसे मैंने चाय के हवाले से अपने करंट लॉस की बात की, ये मुझे समझ आ गई कि मेरा करंट लॉस ये है कि मेरा हर दिन 4 घंटे उसमें ज़ाया होते हैं चाय की वजह से, क्योंकि वो वर्किंग आवर्स नहीं होते, वो स्लीपिंग आवर्स नहीं होते, इट इज़ ए वेस्टेज ऑफ टाइम। 4 घंटे 24 घंटे में से रोज़ाना मैंने रिक्लेम किए, मेरा दिन बड़ा हो गया। पहले मेरा ख्याल था कि मेरा दिन छोटा हो गया है, उसमें 4 घंटे ज़ाया होते हैं रात के 9 बजे से लेके 1 बजे तक, या 10 बजे से लेके 2 बजे तक, और मुझे 20 घंटे का मेरा दिन था। अब मेरा दिन वापस 24 घंटे का हो गया है और ये 4 घंटे रिक्लेम हो गए हैं। 1-1.5 घंटा मैंने और रिक्लेम किया था 4-5 साल पहले, जब मैंने गाड़ी ड्राइव करना छोड़ा, क्योंकि वो तकरीबन 90 मिनट्स कोई टाइम था जो कि मैं गाड़ी ड्राइव करता था, और उसमें कहीं पार्किंग की एंग्जाइटी, कहीं कुछ एंग्जाइटी, कभी कुछ ट्रैफिक का रश, कभी सिग्नल का ड्राइवर रख के नेचुरली। वैसे मेरी को ड्राइविंग भी थोड़ी ख़राब हो रही थी। मैं आपको बताऊं कि टाइम वही 24 घंटे है, और इस 24 घंटे में हमने अपने टाइम को कैसे एडजस्ट करना है। जैसे वॉक करते हुए कॉल्स करना, फैमिलीज़ के साथ बातें करना, वॉक पेशेंट्स के साथ करते होना, उनका कुछ भला हो जाना, किसी न किसी फैमिली ने लंबी डिस्कशन करनी हो तो मैं कहता हूँ अच्छा वॉक पे आ जाइए। ये मैं उन फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ जिनको हमारे साथ चलते चलते, स्ट्रगल करते करते कुछ वक्त हो चुका होता है, और वो कामयाबी काफ़ी हासिल कर चुके होते हैं, और उनसे घरेलू मरासम हो गए होते हैं, उनसे कोई रिश्तेदारी सी बन गई होती है। तो मैं कहता अच्छा चलो दफ्तर च बैठ के की गल करनी है, उत्थे ही आ जाओ। तो इस तरह भी चलता है। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मैंने बात शुरू में की थी, कि आप सबसे पहले सब लोग इकट्ठे ही इस इल्यूजन में से निकल जाएं कि चरस ख़राब होती है, या शराब ख़राब होती है, या हेरोइन ख़राब होती है। असल बात यह है कि ये ड्रग्स हैं, इनके कुछ असरात होते हैं, वो असरात की खातर हम इनकी तरफ जाते हैं। आफ्टर ऑल मुझे बताइए कि दिल के दौरे में मॉर्फिन का टीका क्यों लगता था? डॉक्टर साहब आप बताएंगे, आप माशाल्लाह सर्जन हैं। तो पहले हर पेशेंट को ऑपरेशन से 1 रात पहले मॉर्फिन का टीका लगता था, ऑपरेशन की सुबह लगता था, फिर ऑपरेशन के बाद भी लगता था। वो क्यों लगाते हैं ये नारकोटिक? उसको पेन मैनेजमेंट, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए। जचगी में भी ऐसा ही होता था, किडनी पेन्स में भी अब भी होता है, लेकिन मॉर्फिन नहीं इस्तेमाल होती। अब नेलबेन और इस तरह के टीके इस्तेमाल होते हैं, या जो सिंथेटिक नारकोटिक्स होते हैं इस्तेमाल होते हैं। शराब का इस्तेमाल कई चीज़ों में किया जाता है। मिसाल के तौर पर फर्नीचर को पॉलिश करना हो तो शराब का अल्कोहल इस्तेमाल की जाती है। मेडिसिन्स में इसका, एलोपैथिक मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता है। हाथों को आजकल जो सैनिटाइज़ किया जा रहा है, वाह ढेर सारी शराब जड़ी है इसका हम पे खर्च हो रही है। ये जो हम रोज़ाना हाथ सारा दिन सैनिटाइज़ करते हैं, तो इसमें अल्कोहल मेन इंग्रेडिएंट होता है, जिससे कि होता है। फिर किसी ज़माने में जंगों में कैदियों को जब ज़ख़म लगते थे तो वो अपने ज़ख़मों पे अल्कोहल डाल के तो वो अपने ज़ख़मों को डिसइंफेक्ट करते थे। और आप ऑपरेशन करते हैं तो अभी भी 70% अल्कोहल से, और अगर आप टीका लगाते हैं तो एक छोटा सा पीस होता है जो अल्कोहल सोक्ड होता है, तो वो आप करते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अल्कोहल ख़राब होती है? जी, केमिकल्स का इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है, लेकिन अगर कोई बंदा इसका इस्तेमाल करता है तो उसको कोई इमीडिएट नफ़ा नुकसान हो सकता है, कुछ थोड़ा बाद में नफ़ा नुकसान हो सकता है, और समझदार आदमी अपने नफ़े नुकसान पे गौर करता है। मैंने आपसे बात की थी, क्या नफ़ा नुकसान था? मुझे बता देंगे कि आपको नशे करने के तमाम ज़माने में क्या नुकसान हुआ? मसला यह है कि उसको कैसे पता चले। उसको पता चलाना बहुत ज़रूरी है
कि मेरा भाई ज़ाती नुकसान हो रहा है, अगर हमें पता चलता है कि फ़लाने का नुकसान हो गया है, मिसाल के तौर पर फ़लाने का नुकसान हो गया है या फ़लाने का नुकसान हो गया है, तो मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं आपने सब ने टीवी पे देखा है ना कि वहाँ कोयटा में जो 10 बंदे गरीब मार दिए उन्होंने, और सड़कों पे उनकी लाशें पड़ी हैं और उनके साथ सैकड़ों लोग सड़क पे बैठे हैं सर्दियों के मौसम में 5 दिन से, और वो कह रहे हैं कि हम उस वक्त उठेंगे कि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर आके हमसे दिलासा देगा, सहारा देगा और हमारे साथ अफसोस का इजहार करेगा, तो फिर हम इनको दफनाएंगे। तो मुझे बताइए कि उनका तो लॉस हुआ है, लेकिन बाकी हमारा आपका कितना लॉस हुआ है कि टीवी देखा, थोड़ा दिल बुरा हुआ, टीवी का चैनल बदल दिया और बात ख़त्म। लॉस वो होता है जो मैं महसूस करता हूँ, अपना लॉस वो होता है। तो मैं कहता हूँ कि जो लॉस आपका हुआ है वो क्या है, वो मुझे बताएंगे क्या लॉस हुआ। देखिए, हम लॉस नहीं करना चाहते, हम फीलिंग ऑफ लॉस देना चाहते हैं। असल बात यह है कि हम ये नहीं चाहते कि इनका कोई नुकसान हो, हम ये चाहते हैं कि इन्हें फीलिंग हो कि इनका नुकसान हो गया। हम परसेप्शन देना चाहते हैं, हम रियलिटी नहीं देना चाहते। देखिए, अगर हम परसेप्शन नहीं देंगे तो रियलिटी आ जाएगी। बड़ी आपने गौर से बात सुननी है कि अगर हम इनको नुकसान का तासुर नहीं देंगे तो सचमुच नुकसान हो जाएगा। अगर हम इनको परसेप्शन दे देंगे कि आपका नुकसान हो गया है किसी ना किसी तरीके से, बातों के ज़रिए या तबादला ख्यालात के ज़रिए, अगर हम इनको ये परसेप्शन दे दें, ये तासुर दे दें कि ताड़ा बहुत ही नुकसान हो गया, तो ये बहुत बेहतर है बनिस्बत एक इंतज़ार करते रहें और इनका वाकई बहुत नुकसान हो जाए। वो जो आप कह रहे हैं ना बाप बेटे का रिलेशनशिप, ये यहाँ जितने बैठे हैं इनमें से किसी का बाप बेटे का रिलेशनशिप कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। और ना ही मैं चाहता हूँ कि ये अपने बाप का रिलेशनशिप खो दें, उसके बाद नुकसान सचमुच हो जाएगा बहुत ज़्यादा। लेकिन एक बाप को अपने बेटे से बात करते हुए ये मैसेज तो पहुंचा देना चाहिए ना कि भाई तुम्हारा नुकसान हो चुका है। ज़्यादातर वालिदैन को पेशेंट्स कहते हैं कि देखें जी हमारा नुकसान हो गया है, मेरा साथी डिप्टी कमिश्नर बन गया है, वो फलाना मेरा साथी ग्रेजुएट हो गया है, उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे हो गए हैं। तो वालिदैन मुंह छुपाते फिर रहे होते हैं जब बच्चा ये बातें करता है, बजाय इसको कि ये कहने के कि भाईजान ये आपका अपना ही किया धरा है जो सामने आ गया, इसमें हमारा क्या कसूर है। तो वालिदैन अज़ली तौर पर ये मान चुके होते हैं कि ये उनकी वजह से औलाद के ये हालात हैं, क्योंकि औलाद उनको बार बार कह रही होती है कि ताड़ी वजह नाल मैं बर्बाद होया, आपकी वजह से मैं बर्बाद हुआ। देखिए, मैं आपको फॉरएवर बता देता हूँ कि वालिदैन जब ये कहते हैं तो बेमानी है, क्योंकि उन्होंने नहीं कहा था कि हमारा इलाज कराओ। अगर कोई आपको कहता है कि जी मेरा इलाज कराओ, मुझे यूनिवर्सिटी दाखिल कराओ, मेरे ऊपर पैसे खर्च करो, मेरे ऊपर ये करो, मेरे ऊपर वो करो, और आप करते हैं, तो फिर भी एहसान जताने से एहसान ख़त्म हो जाता है। एहसान जताने से एहसान ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये भी वालिदैन कहते हैं कि ये तुम्हारा आखिरी इलाज है। अब मुझे बताइए कि इसकी कोई सेंस होती है? पहला इलाज कौन सा उसने अपनी ख्वाहिश से कराया था कि उसको कोई ये कहता है अच्छा आखिरी इलाज है, फिर ठीक है। ये सारी बातें सारे वालिदैन करते हैं, पर बेमानी है, बेमानी है। पहली बात यह है कि ये आखिरी इलाज है, उस बंदे को कहें जो इलाजों का बड़ा ख्वाहिशमंद हो, कहते मैं इलाज कराना है, नहीं मैं कभी आपने ताई ज़िद करके इलाज करा कर, नहीं मैंने कराना है इलाज, मैं नहीं रह सकता इलाज के बगैर। देखिए, साइंटिफिक स्लोगन ये है कि आप अपने बीमार बच्चे के बारे में इस तरह सोचेंगे कि इसकी मदद मैंने सिर्फ इलाज में करनी है, उसके बाद कुछ और होगा। यानी आप अपने बीमार बच्चे के बारे में यूँ सोचते हैं कि इसकी मदद मैंने लॉलीपॉप भी नहीं एक लेके देनी, मैंने इसको एक कुल्फ़ी भी नहीं खिलानी, मैंने इसको इलाज में से गुजार के सेहतमंदी की तरफ ले जाना है। एक माँ बाप की ये सोच साइंटिफिक स्लोगन के मुताबिक होगी। और कॉमन सेंस का तकाजा भी तो कुछ होता है ना कि एक बच्चा जिसने कभी इलाज के बारे में
ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, आप उसे कहते हैं कि ये तुम्हारा आखिरी इलाज है, तो कहते हैं अच्छा औखे सौखे होके गुजार लेने आ। कोई बिलीव नहीं होता, कहता है ये कह रहे हैं नहीं कराना तो चलो जान छुट्टी। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि देख लो मैं जब तक तुम सेहतमंद नहीं होगे मैं तुम्हारी सेहत के लिए हर किस्म की कोशिशें करती रहूँगी, और वो कोशिशें 4 किस्म की होती हैं जिन्हें हम कहते हैं दामे दरमे कदमे सुखने। क्या मतलब इसका? वालिदैन कहते हैं कि, मैं बताता हूँ कि वालिदैन कहते हैं कि देखो भी जब तक तुम बीमार हो तो मैं तुम्हारे बीमारी से सेहत याबी के लिए इक़दामात करती रहूँगी, और वो इक़दामात 4 किस्म के होंगे, यानी दामे दरमे कदमे और सुखने। अच्छा, इसकी तरतीब आप देखिए क्या है। दामे, दामे का क्या मतलब जी? नहीं नहीं नहीं, दाम से, दाम से जी। अच्छा, दरमे, दर्म, दर में इंटरवेंशन के साथ, यानी दखल अंदाजी के साथ, मदाखलत के साथ। कदमे का क्या मतलब है? कदम उठा के। और सुखने का क्या मतलब है? सुखन क्या होता है? सुखन बातचीत से, बातचीत से, ठीक। तो दामे दरमे कदमे सुखने, वालिदैन जो है अपने बच्चे की ज़िंदगी बचाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान अगर हम ये सोचें कि इसको एक मर्सिडीज़ ले दी जाए, बहुत ज़बरदस्त महंगी 3 करोड़ की मर्सिडीज़ ले दी जाए, और उससे वादा ले लिया जाए कि मर्सिडीज़ के बाद वो नशा नहीं करेगा, ये जिन्होंने किया हुआ है वो मुझे बता दें। मैं आपको बताऊं कि जो रिवॉर्ड होता है, जो पनिशमेंट होती है, किसी एक्ट के बाद होती है। ना रिवॉर्ड एडवांस में होता है, ना पनिशमेंट एडवांस में होती है। पिछली दफ़ा जब आप गए अधूरे इलाज के बाद, तो आपके ऊपर क्या क्या मेहरबानियाँ की गई इस उम्मीद के साथ कि आप नशा नहीं करेंगे, लाइफ को एंजॉय करेंगे? 1 बाय 1। एक तो आपकी ख्वाहिश पे जल्दी छुट्टी करा दी, फिर उसके बाद गाड़ी लेके दी, पैसे दिए, कारोबार कराया। अच्छा, अब इनमें से कौन कौन सी चीज़ अब नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उस सब का नतीजा ये निकला कि आपने बहुत ढेर मिकदार में पैसों की वजह से ढेर मिकदार में ख़तरनाक तरीन ड्रग काफ़ी ख़रीद ली और करना शुरू कर दी। तो कौन कौन सा काम अब नहीं करना चाहिए? सारे कौन से काम मुझे बता दें, कौन कौन से काम है जो नहीं करने चाहिए? अधूरे इलाज में नहीं जाना चाहिए, फिर पैसे नहीं देने चाहिए, और गाड़ी नहीं देनी चाहिए, और कारोबार नहीं कराना चाहिए। क्या करना चाहिए? पिछली दफ़ा उन्होंने आपकी शादी नहीं की, इस दफ़ा शादी कर दें, शादी कर दें, शादी भी ना करें, और क्या क्या ना करें। बाकी भी बहुत कुछ है कि फौरी कारोबार ना करा के दें, फौरी शादी ना करें, इनको एजुकेशन में रखें, इनको मुतल्लका एजुकेशन में रखें, यानी ये जो फॉलो अप एजुकेशन है इसके अंदर रखें, और इनको स्टैंड्स पे अमल कराएं। बिल्कुल अच्छी बात है, स्टैंड्स पे अमल कराएं कि ये सही इलाज मुकम्मल करें और फिर सही फॉलो अप में रहें। ऐसा फैमिली किस सूरत में करवा सकती है? किस सूरत में करवा सकती है? जब वो असर्टिव हो। असर्टिव से क्या मुराद है आपकी? देखिए, वो मैं बता देता हूँ कि पहले 100 दिन अंदर होते हैं, जैसे कि अभी चल रहे हैं, इनको हम कहते हैं इन विट्रो, यानी लेबॉर्ट्री सेटिंग में, लेबॉर्ट्री में। फिर 100 दिन बाहर होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन बाहर। जैसे कि ये बच्चे जो हैं इधर बैठे हुए हैं, जो ये घर से आते हैं, क्योंकि इनका इंडोर मुकम्मल हो गया, तो ये बाहर के 100 दिन पूरे कर रहे हैं। फिर ये जो बाहर के 100 दिन पूरे करेंगे, तो फिर इनको हम कहेंगे अच्छा आप हफ्ते में अब 3 दिन आ जाया करें, या बाज़ को कहेंगे कि नहीं अभी आप रोज़ आएँ। वो बाहर जो 100 दिन हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट 100 दिन है, अंदर के 100 दिनों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 100 दिन है, क्योंकि उसमें मरीज़ अपनी मर्ज़ी से इधर आता हुआ नज़र आता है, आता हुआ और जाता हुआ नज़र आता है। तो वो
सोने जैसे दिन हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो तबीयत में ख़राबियाँ होती हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, जो घर वालों के साथ बुरा सलूक है वो ठीक होना शुरू हो जाता है, मेंटल हेल्थ बेहतर होनी शुरू होती है। और 100 दिन अंदर और 100 दिन बाहर, ये है बुनियादी इलाज। बाकी का इलाज जो आगे चलता है वो 4% लोगों का चलता है। 96% लोग इसमें अपने मसाइल पे काबू पा लेते हैं, लेकिन एक 4% है जो फिर आगे चलता रहता है। ये वो केसेस होते हैं जो डुअल डायग्नोसिस के होते हैं, जिसमें कोई बाइपोलर डिसऑर्डर साथ होता है या मेंटली मुतासर कर चुकी होती है एडिक्शन की बीमारी दिमाग को, मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी होती है, क्योंकि अब बड़ी बड़ी ज़ालम ड्रग्स मार्केट में आ गई हैं जो कि पहले मौजूद नहीं थी। आज शाम मेरा प्रोग्राम है एक रात 10 बजे समाज चैनल पे, जिसमें है कि टॉपिक है द न्यूअर डेवस्टेटिंग ड्रग्स। आप देख लीजिए कि अभी जड़ से एटम बम ख़त्म नहीं हुए, ये जड़ से कोरोना पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया है। ये भी कोई इंसानों की, देखिए आसान सा तरीका है कि अगर वालिदैन अपने 4 साल के बच्चे पे तवज्जो देनी शुरू कर दें, जो कि वो देते हैं पहले भी, लेकिन ये ड्रग्स के हवाले से तवज्जो देनी शुरू कर दें, तो 11 साल की उम्र तक वो अपने बच्चों को ड्रग्स से महफूज बना सकते हैं सारी उम्र के लिए, वैक्सीनेट कर सकते हैं आप उनको। असल में वालिदैन का काम है। मैं आपको बताऊं कि जिन्ना जम्मिया है ना, तुसी कहते हो ना अपने वालिदैन जम्मिया नहीं साजे, हर एक ने कहा है ना। आप में से किसी को बच्चे ने ये ना कभी कहा कि जम्मिया नहीं साजे फिर पैसे कढ़ो। लेकिन मेहरबानी असल ये है कि आप अपने बच्चे को बचा के ले जाएं। आप अपने बच्चे को एडिक्शन की बीमारी में से साफ सुथरा निकाल लें। और मैं आपको बताऊं कि ये वो कामयाबी है जिस दिन आपने हासिल कर ली तो आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी यही थी, यही था। वरना आपने माशाल्लाह कारोबारों में कामयाबियां हासिल की, अपनी ज़िंदगी में पेशे में अपने कामयाबियां हासिल की। अब आपका एक ही गम है कि ये जो मेरा बच्चा है ये मेरे जीते जी और ठीक हो जाए और अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे। अगरचे अब आपकी उम्मीदें, अब अगरचे आपकी आरजुएँ, तमन्नाएँ, उम्मीदें वो जो यहाँ थी वो काफ़ी नीचे आप ले आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बच्चे जब ठीक होंगे तो वो तमन्नाएँ भी पूरी करेंगे, और जब ये नशे से निकल जाते हैं तो ये ऑर्डिनरी नहीं रहते, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग बन जाते हैं, काबिल भरोसा। मेरे नज़दीक वो बंदा जिसने नशा छोड़ा हुआ है वो 100 गुना ज़्यादा काबिल भरोसा है उस बंदे की निस्बत जिसने ना कभी नशा किया और ना कभी छोड़ा। और मेरे नज़दीक वो फैमिली जो हीलिंग में है, जो एडिक्शन में आई और लुथड़ गई और दलदल में फंसी रही और हीलिंग में चली गई, मेरे नज़दीक वो फैमिली मुझे सबसे प्यारी है, अपने रिश्तेदारों से भी प्यारी है, अपने दोस्त अहबाब से भी प्यारी है, कि जिस फैमिली ने एडिक्शन में से गुज़र के हीलिंग पा ली, नफ्स मुतमईन पा लिया। तो आपने लंबी मंजिल को ज़हन में रखना है। इसमें कोई वन शॉट ट्रीटमेंट नहीं होता, वन शॉट, वो जो गारंटी वाली बात आप कह रहे हैं, देयर इज़ नो वन शॉट ट्रीटमेंट। वो मलेरिया में होता है, वो टीबी में होता है, वो अपेंडिक्स जब निकालते हैं डॉक्टर तो उसमें होता है कि हुन नहीं फिर कभी कटनी पाएगी, क्यों जी डॉक्टर साहब कभी अपेंडिक्स का 2 बारी ऑपरेशन तो नहीं किया। पहली चेंजेस जो आती हैं ना फिज़िकल आती हैं, और वो जो फिज़िकल चेंजेस आती हैं वो बायोकेमिकल चेंजेस हैं। यानी आप यूँ समझे कि जैसे डायबिटीज़ हो जाती है तो पहले बंदा हेल्दी होता है, तो फिर बायोकेमिकल चेंजेस आती हैं और मेटाबॉलिक चेंजेस आती हैं तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। इसी तरह जब लोगों को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो बायोकेमिकल चेंजेस आती हैं तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये एक फ़िज़िकल बीमारी है जो दिमाग में फ़िज़िकल चेंजेस आती हैं, जिसके नतीजे में साइकोलॉजिकल रिज़ल्ट्स भी निकलते हैं। लेकिन जो असल बायोकेमिस्ट्री है जिसमें हमारा लिवर इन्वॉल्व है और वो उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है हमारे ड्रग्स के, ये जो शौक़ है इसको तबाह करने में, ये हमारा जिस्म है जो हमारे ड्रग्स का शौक़ तबाह करता है। अगर हमें ड्रग्स का शौक़ है तो हमें पता चले कि हमारा जिस्म ही इस शौक़ के ख़िलाफ़ है तो फिर क्या कहेंगे।
ये हमारा अपना जिस्म है। अगर मुझे मिठाई का शौक़ है और मेरा अपना जिस्म ही मिठाई के शौक़ के ख़िलाफ़ हो गया, मुझे डायबिटीज़ हो गई है, तो फिर मैं किसको ब्लेम करूं? अगर मुझे शौक़ है कि मैं शराब पीऊँ और मेरा लिवर ही मेरा साथ नहीं देता और मुझे पता चल गया, तो अपने शौक़ों को संभाल के रखना चाहिए ना। अगर मुझे शौक़ है गाड़ी ड्राइव करने का और मेरी नज़र ही कमज़ोर हो गई है, तो फिर मुझे अपने शौक़ का कोई बंदोबस्त कर लेना चाहिए ना। लेकिन बात यह है कि ज़िंदगी ने कब ख़त्म होना है, कुछ पता नहीं। तो जिस चीज़ का कुछ पता ही नहीं कि ज़िंदगी ने कब ख़त्म होना है, तो उसको हम ये फ़र्ज़ कर सकते हैं कि अभी ये चल रही है, और अभी जब तक ये चल रही है तब तक हमने अच्छे तरीके से इसको चलाना है। क्योंकि देखिए, अगर आज शाम मौत का फरिश्ता आ जाता है और कहता है कि लो जनाब आ गया हूँ मैं, तो चले मेरे साथ, तो अब आप क्या खप डालेंगे? आप बोलेंगे अच्छा जी चलो फिर, ठीक है। हत्ता कि आपके इलाके का SHO आ जाए तो कहेगा जी चलो चलो, तो क्या होगा? आप कहेंगे अच्छा जी चलो, ठीक। अच्छा, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर नहीं आता मौत का फरिश्ता, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि आपका जो प्लान A है और जो प्लान B है वो दोनों ही रेडी हैं। अगर आपका प्लान A और प्लान B रेडी है तो आपको कोई टेंशन नहीं। टेंशन सिर्फ उनको होती है कि जिनका कोई प्लान B नहीं होता, बस टेंशन सिर्फ उनको होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेंशन ख़त्म हो जाए, तो आप एक प्लान A रखें और हमेशा एक प्लान B रखें कि जब तक ज़िंदगी है इसको बेहतरीन गुजारना है, और अगर ये फ़ानी है और ये जानी है तो फिर कहते हैं अच्छा जी चलो। वालिदैन अनेबलिंग छोड़ दें और प्रोवोकिंग छोड़ दें, ना बुरा भला कहें और ना रेस्क्यू करें। जो भी मेरिट बनता है ना उस बच्चे का, उसको मेरिट के मुताबिक ट्रीट करें। घर में सब बच्चों को मेरिट के मुताबिक ट्रीट करें, जिसका जो मेरिट बनता है उस बच्चे के साथ वो सलूक करें। लेकिन अमूमन वालिदैन मेरिट के मुताबिक ट्रीट नहीं करते। जो बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे होते हैं उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखते, और उस बच्चे के ऊपर अनायात की बारिश कर रहे होते हैं कि जो एडिक्शन में है और रोज़ाना मुसीबतों में फंसता है, और उसको जा के छुड़ाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जब आप रिवॉर्ड करेंगे उस बच्चे को, तो बाकी बच्चे क्या महसूस करेंगे? और जिस बच्चे को आप रिवॉर्ड करेंगे वो क्या महसूस करेगा कि मेरा कोई नुकसान हो रहा है, मेरा कोई नुकसान हो रहा है। तो फिर हम अपने बच्चों को मेरिट से क्यों महरूम रखते हैं? हम गैरों को मेरिट देते हैं। वर्क प्लेस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वर्क प्लेस पे मेरिट देते हैं। जहां आप वर्क प्लेस पे हैं, आप हत्तुल इम्कान वहाँ तकरीबन मेरिट दे रहे होते हैं, गैरों को आप मेरिट दे रहे होते हैं, और ख़ास अपने घर के बच्चों को आप मेरिट मुहैया नहीं कर रहे होते हैं, उनको ग्रेस मार्क्स दे रहे होते हैं। ग्रेस मार्क्स 30 से 33 कर रहे होते हैं। ये बात ठीक है? 30 से कितने? 25 से 33? ओ 0 तो 33 कर। अच्छा मुझे बताइए, आपको 30 से 33 किया गया कि 25 से 33 किया गया कि 15 से 33 किया गया? कहाँ से पकड़ के आपको 33 किया गया, या 33 किया गया, या 70 किया गया और 80 किया गया? 0 से 70। लेकिन अगर इसमें आपकी जान को ख़तरा हो तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि अगर कोई बंदा 0 से 80 दे रहा है और उस बंदे की जान को ख़तरा होता है, जैसे कि ख़तरा एक दिन हो गया था, वो बहुत ही अल्लाह ने करम किया, हम सबको तौफीक दी कि हम कुछ ना कुछ कर पाए। हमारे पास पेशेंट जो आ रहे होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट डायर सर्कमस्टांसेस से आ रहे होते हैं। वो रिस्ट स्लैशिंग्स कर रहे होते हैं, अपने हाथों को काट रहे होते हैं। आपको लगता है जो बंदा अपने हाथों को काटता है उसकी ज़हनी सेहत कैसी है? और जो बंदा अपने माँ बाप को धक्के दे रहा है, लड़ाइयाँ कर रहा है, या गन जमा करके रखता है, आपने कभी सोचा कि घरों में गन्स क्यों रखें? ये बताएं, कोई फ़ायदा? देखिए, मैं 2 बातें जानता हूँ। लोग गन्स रखते हैं शिकार के नाम पे, और लोग घर में एक कमरा रखते हैं जिसको स्टडी रूम कहते हैं, जिसमें कोई किताबें नहीं होती, वहाँ शराब पी जाती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो रियासत आप जिसमें रहते हैं, आप उस रियासत पे भरोसा करते हैं, और जो गन्स होती हैं
पिछले 10 साल में या 20 साल में या 30 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि जो लोग गन्स रखते थे अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के नाम पे वो बच गए। ना वो बचे ना दूसरे लोग बचे। जिन लोगों की भी दुश्मनियां होती हैं वो मौका निकाल के ज़िंदगियों को, चिराग जो है ज़िंदगियों के, वो गुल कर देते हैं। जो चीज़ भी आप रखेंगे ना वो आप इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। इंसान की नेचर है कि जो चीज़ भी उसके पास होती है वो इस्तेमाल करता है। तो आज का जो लास्ट पैगाम है जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि अपने घरों से गन्स को दूर कर दें। और अब आप कहेंगे कि फिर हम अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें, तो आप बताइए कि दूसरे तरीक़ों से देयर आर सो मेनी वेज़ टू डू इट। दूसरे तरीके, तीसरे तरीके, चौथे तरीके, पाँचवें तरीके। चंद चीज़ें जो आज मैं दोहरा देता हूँ। घरों से असले निकाल दें, घरों में मेरिट को दाखिल कर लें, समझदारी और बातचीत को दुनिया का सबसे ताकतवर टूल समझे। समझदारी और बातचीत, कोई आपसे लड़ेगा नहीं अगर आप समझदार हैं, कोई आप पे हमला नहीं करेगा अगर आप समझदार हैं, कोई आपकी बेइज्जती नहीं करेगा अगर आप समझदार हैं, क्योंकि दूसरों से ये काम करवाने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्सा डालना पड़ता है। एक बंदे से बेइज्जती करवाने के लिए, उससे मार खाने के लिए, उससे नुकसान उठाने के लिए हमें एक अपना छोटा सा रोल प्ले करना पड़ता है, छोटा सा हिस्सा डालना पड़ता है। वो हिस्सा डालने से टोटल इनकार कर दें और आंखें झुका के सोच विचार करें, दिल के अंदर कोई नए सॉल्यूशंस पैदा करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इंसाफ करें, उनके साथ मेरिट के मुताबिक चलें और उनकी इज़्ज़त करते रहें और उन्हें कैपेबल समझते रहें। अपने दिल को ठंडा रखें, अपने दिल को मजबूत रखें और दो जगहों पे कभी मिन्नत समाजत ना करें, एक औलाद के सामने, दूसरा सबॉर्डिनेट्स के सामने। इट डज़न्ट वर्क एट दिस डोर, यानी औलाद के साथ मिन्नत समाजत कभी काम नहीं करती और सबॉर्डिनेट्स के साथ जो आपके मुलाजम हैं उनके साथ मिन्नत समाजत नहीं काम करती। इन दोनों जगहों पे काम करती है अगर कोई चीज़, तो वो ये है कि आप दिल से इज़्ज़त करें, दिल से इज़्ज़त करें औलाद की भी और सबॉर्डिनेट्स की भी, और उनको कैपेबल समझें, उनको आप कैपेबल समझें, उनको आप ऐसा समझें कि उनको पता चले कि आप उन्हें कैपेबल समझते हैं। और अगर किसी को ये पता चले कि आप उन्हें कैपेबल समझते हैं तो वो आपका बहुत ममनून होगा, क्योंकि ये इंसान का सबसे बड़ा एक नुक्ता है कि लोग उसे कैसे समझते हैं, कैपेबल समझते हैं। मैं कंपैरेटिव मेरिट की बात नहीं कर रहा कि आप कह के अपने चचा के बेटे को देखो, फलां को देखो, बड़ी बहन को देखो, मैं वो नहीं कह रहा। आप बराह रास्त उस बंदे से बात कर रहे हैं और आप उसे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि तुम बड़ी बहन के मुकाबले में कैपेबल नहीं हो, क्योंकि जो ही आप कहते हैं ना कि वो बड़ी बहन को देखो तो आप कह रहे होते हैं कि तू तो किसी काम दा नहीं। तो अपने बच्चे को कभी भी कंपैरिजन में लाके छोटा ना बना दें। लेकिन मेरिट का मतलब कुछ और था। मेरिट का मतलब ये था कि जो वो डिज़र्व करता था अपने एक्ट के मुताबिक, उसी के मुताबिक आप उसे रिवॉर्ड कर देते हैं या रिवॉर्ड होल्ड कर लेते हैं। मैं पनिशमेंट का कायल नहीं हूँ, आप रिवॉर्ड करते हैं या रिवॉर्ड होल्ड कर लेते हैं। और रिवॉर्ड होल्ड करने का मतलब यह है कि वो पक्का ही आप कॉन्फिस्केट नहीं कर लेते, आप वो रिवॉर्ड होल्ड करके कहते हैं देखो ये मेरी मुट्ठी में क्या है, आप उसे बताते रहते हैं कि रिवॉर्ड मेरे पास। हाँ, और किसी दूसरे से कंपैरिजन करना, भाई बहन से भी, कज़न से, हमसाये से, किसी और से कंपैरिजन करना, उस बंदे को फ़ायदा कोई नहीं होता जिससे आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं, और उस बंदे को नुकसान हो जाता है जो आपके सामने बैठा होता है। ये तो ऐसे ही है कि जैसे बीवी के साथ बैठ के आप टीवी देख रहे हो तो कह रहे हो कि डी सोनी है न्यूज़ एंकर। इट डज़न्ट वर्क, इट डज़न्ट वर्क दैट वे। इसको हम कहते हैं कि एक्सीलेंस पे काम करें। एक्सीलेंस होती है जैसे कि आप बेकिंग के लिए कोई केक रखते हैं या कोई बन रखते हैं ओवन में, और उसके बाद आप देखते हैं कि वो अंदर से उभरना शुरू करता है। उसके अंदर यीस्ट होता है, उसके अंदर कोई गुण होते हैं कि जब आंच लगती है तो वो उभरता है। तो हमारे बच्चे भी इसी तरह होते हैं कि उनके अंदर हमारी जीन्स होती है, उनके अंदर गुण होते हैं, और जब उनको ज़माने की आंच लगती है, और सबसे पहली आंच हमेशा वालिदैन को देनी चाहिए बच्चे को, ताकि एक दफ़ा वो वहीं खिल जाए।
और ज़माने की आँच जब उनको लगती है तो वो उभर कर अपना रंग ज़ाहिर करते हैं, और सबसे पहली निशानी होती है कि उनसे खुशबू आने लगती है। जो चीज़ भी पर्सनल एक्सीलेंस में जाती है उसमें से खुशबू आने लगती है, और वालिदैन को पर्सनल एक्सीलेंस पे काम करना चाहिए जो उस बच्चे का पोटेंशियल है। अगर एक बच्चे में बॉक्सर बनने का पोटेंशियल ही नहीं है तो आप जितना मर्ज़ी कहें कि तुम्हारा भाई बॉक्सर है तो तुम भी बॉक्सर बन जाओ, तो वो नहीं बनेगा। एक बच्चे में अपना पोटेंशियल है, वो वकील अच्छा बन सकता है, तो आप उसे कहें नहीं तुम डॉक्टर अच्छे बन सकते हो, तो नहीं, जो वो बन सकता है, जो उसके अंदर एक गुण है या उसके अंदर जो यीस्ट है या उसके अंदर जो दम है, उसको बाहर निकलने का मौका। नहीं, वो छोटे बच्चे को अमूमन हम थक गए होते हैं, छोटे बच्चे के बारी आते तक वालिदैन जड़े ने ना वो खप खप के तप के थक गए होते हैं। तो छोटा बच्चा वो एवं निगलेक्ट सा हो जाता है, वो लाडले सब होते हैं, बच्चे होते ही लाडले हैं। देखें ना, बच्चे जो हैं हमारे खिलौने होते हैं, पर हमें चाहिए कि उनको इंसान समझे, उन्हें खिलौना ना समझे।